एग्जीक्यूटिव विद अ टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स को डिसेबल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रहे। बीच बीच में मैं चैट्स को ओपन करूंगा ताकि आपसे अगर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो आप उसका रिप्लाई दे पाए। मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ कि पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपने इंट्रोडक्शन के साथ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा और उन पॉइंट्स को कवर करूंगा जिन पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हैं कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं या मैंने क्या गड़बड़ करी थी। ठीक है, उससे हम रिलेट करेंगे, देन फिर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन की तरफ जाएंगे, मार्केट की तरफ जाएंगे, देन फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके बाद एक लंबा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह, अपनी क्वेरीज, आपके मार्केट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें किसी स्टॉक्स के बारे में मत पूछना, इन जनरल क्वेरीज जो होती हैं मार्केट में सीखने के लिहाज से वो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में काफी लंबा सेशन रहेगा उसके लिए, तो बहुत टाइम रहेगा, आराम से बैठो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो माय नेम इज अहमद अली खान, मैं पिछले 15 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2009 में। उस टाइम मैं एक टेलीकॉम कंपनी के साथ एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स ट्रेडिंग करते थे अपने टर्मिनल पर ट्रेडिंग किया करते थे। तो उस टाइम शेर खान एक कंपनी है, उन लोगों का एक ट्रेड टाइगर करके शायद एक लॉन्च हुआ था प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ब्राउजर पे जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अभी भी शायद वो चलता है। तो उस टाइम पर उस पे वो ट्रेड करते थे हम लोग, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, तो मैंने वहां पर स्टार्ट करी। अच्छा, मेरी जो इंटेंशन था वो यही था कि भाई 7-8 हज़ार रुपए की सैलरी है, अगर मैं 50 रुपीज 100 रुपीज ट्रेडिंग से रोज के बना लूंगा तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सैलरी भी आएगी और ऑफिस में बैठ के छोटी मोटी ट्रेडिंग कर लूंगा तो उससे भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। उसके बाद शुरू में छोटा मोटा प्रॉफिट जो सबको होता है वो मुझे भी हुआ, और उसके बाद अच्छा खासा फिर धीरे धीरे लॉस भी हुआ। लेकिन एक चीज समझ में आई, जब मैं पैसा बना रहा था तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार मार्केट से पैसा बन तो जाता है। तो मैंने क्या किया कि यार 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार से क्या होगा, थोड़ा बड़ा पैसा डालते हैं तो बड़ा पैसा बनेगा, ये मैंने सोचा। तो अब इतना बड़ा पैसा था नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लोगों से जिक्र किया तो लोगों ने क्या किया कि ठीक है मुझसे पैसे ले लो, मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम जितना भी बनाना उसमें से 5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये मुझे दे देना, बाकी सारा पैसा महीने भर में जितना भी बनाओ तुम वो तुम्हारा। मुझे लगा बहुत बढ़िया डील है यार ये तो। उसके बाद मैं, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख करके इस तरह से लोगों से मैंने पैसे लिए और उसको मार्केट में डाला, थोड़ा पैसा बनाया और नुकसान भी उठाया। जब नुकसान उठाया तो स्ट्रेस बढ़ा तो और लोगों से पैसा लिया। तो इसी तरह से मैं एक लूप में फंस गया। लूप में फंसने का मतलब है कि प्रॉफिट थोड़ा सा होता है, फिर नुकसान हो जाता है, लेकिन महीने के एंड में लोगों को पे आउट तो देना है, उनसे कह नहीं सकते कि नुकसान हो रहा है। तो उस चक्कर में गड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं कि मैं और लोगों से पैसा ले रहा हूं और या जो अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट है उससे मैं पे आउट लेके उन लोगों को दे रहा हूं ताकि उनको लगे कि प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये गड़बड़ करने लगा। उससे क्या हुआ कि मेरे ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड लेने लगा, घबराने लगा, गड़बड़ होने लगी। इस बीच में जॉब भी छोड़ चुका था, मुझे लगा कि ट्रेडिंग से तो काम बन ही जाएगा, पैसा अच्छा खासा है ट्रेडिंग में, तो जॉब की क्या जरूरत है, फुल टाइम दे देते हैं इसको। अब मेरा यहाँ पर अपने आप को पॉज करके मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं, चैट्स ओपन कर दिए मैंने, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं लोन ले लेता हूं या कहीं से पैसा अरेंज कर लेता हूं उससे ट्रेडिंग करूंगा, या ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं? आप में से कौन कौन है? चैट्स ओपन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओके, आप कर चुके हैं। देखो, अब यहाँ पर बहुत से लोग आप में से होंगे जो ये देख रहे होंगे कि और लोग भी वो काम कर चुके हैं जो मैंने किया है या जो आप अपने माइंड में अभी तक सोच रहे हैं या दिमाग में ला रहे हैं। देखो, मैं इसका एक सिंपल सिंपल रीजन बता देता हूँ। जब भी आप पैसा उस पैसे से ट्रेड करते हो जो पैसा आपको कहीं वापस करना है, जैसे कि आपकी कॉलेज की फीस हो गई, भाई आपके लिए अकाउंट में कुछ दिन रखी है,
आपको कॉलेज की फीस जमा करनी है, घर में कोई शादी है उसका फंड रखा हुआ है, किसी की इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, किसी दोस्त का पैसा रखा हुआ है कुछ दिन के लिए रख गया है, वो पैसा जो आपको वापस करना है। ठीक है, वो पैसा जो आपको वापस करना है, जब उस पैसे से आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो हमको समझ में नहीं आता है और उसकी हमें एहसास नहीं होता। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि मैंने मान लो लाख रुपए किसी से लिए, उससे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने लाख रुपए में 2000 रुपीज का प्रॉफिट किया, 1,02,000 रुपीज हो गए, मैं बड़ा खुश हूं। ठीक है, बट हमेशा प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब लॉस हुआ तो 2000 रुपीज से लॉस होके वो 97,000 फॉर एग्जाम्पल बचा मेरे पास। तो मैं तो कमाने की सोच रहा था, यहाँ 1,00,000 रुपये में से 3,000 कम हो गए। अब मुझे प्रॉफिट करने के लिए पहले तो 3,000 रुपीज कवर करने हैं, तब जाके मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पूरा होगा, उसके ऊपर फिर जो मैं कमाऊंगा उसका प्रॉफिट में काउंट होगा। तो जब ये 3,000 रुपीज काउंट करने पूरा करने के लिए जब ट्रेड लूंगा ना, तो मेरे माइंड में एक डर बैठेगा कि अब जब मैंने ट्रेड लिया तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, कहीं ये पैसा भी लॉस ना हो जाए। और जैसे ही ये थॉट माइंड में आता है, मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या करूंगा कि जरूरत सा प्रॉफिट आएगा मैं निकल जाऊंगा, या थोड़ा सा नुकसान होने लगा मैं घबरा जाऊंगा कि अरे इसमें भी लॉस होने वाला है, लॉस में काट दिया। और इवेंचुअली ये करता रहूंगा मैं। उसके बाद होगा क्या कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मुझे स्ट्रेस होना शुरू होगा, क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, अब मुझे पे आउट चाहिए और मैं प्रिंसिपल अमाउंट पर भी नहीं हूं, मैं लॉस में बैठा हूं। उस वजह से मैं थोड़े गड़बड़ करूंगा, थोड़े रिस्क लूंगा, गड़बड़ ट्रेड्स लूंगा और इवेंचुअली नुकसान होगा। तो इसलिए अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है कि यार 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपए की ईएमआई बनेगी, मैं 20-25 हज़ार रुपए बना लूंगा उससे प्रॉफिट का, 5 हज़ार रुपए की ईएमआई दे दूंगा, 15 हज़ार रुपए मेरे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कहने के लिए बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस है, इतना आसान है नहीं और ये होगा नहीं, इवेंचुअली उसमें पूरा लॉस होना है। तो अगर लोन लेने की सोच रहे हो मत लेना, फैमिली में पैसा लेके ट्रेड करने की सोच रहे हो मत करना, कोई और पैसा रखा हुआ है आपके पास उससे ट्रेड करने की सोच रहे हो मत करना। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब हुआ क्या कि 2009 से लेके 2012 तक मैंने ये गड़बड़ करी, पैसा लिया नुकसान किया और लिया और नुकसान किया और लिया और नुकसान किया। जब 2012 आ गया तब मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि भाई गड़बड़ हो गई है, अब मामला हाथ से निकल चुका है और अब मुझे लोगों को पैसे वापस करने हैं, क्योंकि अब और कहीं से पैसा मैं उठा नहीं सकता। पहले 20,000 25,000 रुपए देना होते थे लोगों को, अब लाख 1.5 लाख तक की पे आउट की नौबत आ गई है, क्योंकि इतने लोगों से पैसा ले लिया है कि सबको पे आउट देना है। तो लाख 1.5 लाख का पे आउट देना है और वो पैसा मैं कहाँ से उठाऊं, क्या तो कमाऊं और वो पैसा दूं, या अगर किसी से ले लिया मैंने लाख 1.5 लाख रुपया कि लोग कमा के देंगे, तो वो तो पे आउट में ही चला जाएगा, ट्रेड किससे करेंगे। जब ये माइंड में आने लगा तब हुआ कि नहीं भैया ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक लगाया और फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि भैया ये कांड हम कर चुके हैं, इतना नुकसान मेरा हो चुका है, इतना पैसा मुझे लोगों को देना है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीज वो पैसा था जो मैंने लोगों से लिया था और अब उन्हें वापस करना है। इसमें मैं प्रॉफिट नहीं जोड़ रहा हूँ कि बीच बीच में जो मैंने प्रॉफिट किया, कभी 2 लाख कभी 1 लाख कभी 3 लाख का जो प्रॉफिट किया है, जो लॉस हुआ उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट से गया, तो 35 लाख वो पैसा था जो मैंने लोगों से लिया हुआ था, वरना तो 50-60 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा मामला। तो वो पैसा अब मैं जब फैमिली को बताया तो ऑब्वियस सी बात है डांट पड़ी, बातें सुनने को मिली, लेकिन फैमिली सपोर्टिंग थी और उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया। बड़े भाई ने कुछ पैसे दिए, गांव की एक जमीन थी उसको बेचा, वो पैसे जुगाड़ करे और उसके बाद लोगों को मैंने पैसा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर एक दूसरा पॉइंट आ रहा है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप में से कौन कौन है जिसकी फैमिली को पता ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और नुकसान में, कौन कौन है? अच्छे खासे लोग हैं जिन्होंने फैमिली को नहीं बताया है। हम्म।
देखो भाई, आपने फैमिली को बताया नहीं, अब आपको एहसास हो रहा होगा ना कि फैमिली को बताया नहीं है, तो एक स्ट्रेस आपके माइंड पे होगा। आपके माइंड पर एक अनकॉल्ड स्ट्रेस जरूर होगा कि फैमिली को बताया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बताना जरूरी है। भाई जब आप बताओगे फैमिली को तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। देखो, वो बात अलग है कि आपको डर लग रहा होगा कि फैमिली को बताया तो डांट पड़ेगी, बातें सुनने को मिलेंगी, फैमिली वाले बातें सुनाएंगे, लेकिन भाई बताना तो पड़ेगा। आज नहीं बताओगे कल बताओगे, आज 1 लाख के नुकसान में नहीं बताओगे, कल 5 लाख के नुकसान में बताओगे, तो इससे बेटर है कि आज बता दो। ठीक। देखिए, फैमिली सेज इट इज गैम्बलिंग, बिल्कुल। इंसान को जो चीज के बारे में नहीं पता होता है उसके बारे में वो नेगेटिव ही सोचता है। जब आप गैम्बलिंग के तरह उसको कर रहे हैं तो उसको गैम्बलिंग ही कहा जाएगा। ठीक है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मेरे क्रिकेट खेलने को कोई सट्टेबाजी नहीं कहता। लेकिन अगर मैं क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूँ कि शर्त लगा के, सट्टा लगा के मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं, तो फिर मेरे लिए क्रिकेट क्रिकेट भी सट्टेबाजी ही हो गई। ठीक है। तो अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो बिजनेस है। लेकिन आप बिजनेस को सट्टेबाजी की तरह कर रहे हैं तो आप लोग उसको सट्टेबाजी ही बोलेंगे, क्योंकि आपने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आप कर क्या रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप सट्टेबाजी की तरह कर ही रहे हैं कि लो आज आज किस्मत आजमा के देखते हैं। तो जहां आपने किस्मत आजमाना शुरू करी वो सट्टेबाजी हो ही गई। ठीक है। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए। आपने कभी कोई डॉक्टर देखा है जो ये कहता हो कि मैं तो किस्मत आजमाने के लिए डॉक्टरी पढ़ने लगा और मैं डॉक्टर बन गया, या मैं तो किस्मत आजमाने के लिए वकील बना हूं, मैं तो किस्मत आजमाने के लिए इंजीनियर बना हूं, मैं किस्मत आजमाने के लिए सीए बना हूं? नहीं। उनके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील बनने का एप्टीट्यूड था। उन्होंने उसकी पढ़ाई करी, उसके कॉम्पिटिशन्स बीट किए, उसके बाद काफी साल उसकी प्रैक्टिस करी, तब जाके आज वो उस प्रोफेशन में है। लेकिन एज अ ट्रेडर हमने क्या किया? दुनिया को छोड़ दीजिए क्या कर रही है, एज अ ट्रेडर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ जाके ऑनलाइन एक अकाउंट ओपन किया, अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे उसमें ट्रांसफर किए और हमें लग रहा है हम ट्रेडर बन गए। अपने इंस्टाग्राम के बायो पर हम अपने आप को ट्रेडर बोलने लगे। अपने दोस्तों से हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात करते हैं, फेसबुक पर हम सिर्फ ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं। इससे आप ट्रेडर नहीं बने। ठीक है। ट्रेडर बनने के लिए आपने क्या किया? आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, आपने कितनी रिसर्च करी, ये सारी चीजें बताती हैं। आपने अगर उसको सीरियसली लिया होगा तो आपको लोग सीरियसली लेंगे। मुझे कोई नहीं कहता कि मैं सट्टेबाजी करता हूं, है ना? तो इस चीज को समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद 2012 में मैंने पैसे का अरेंजमेंट किया, लोगों को पैसे दे दिए। अब मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है अब, लेकिन मेरे ऊपर किसी का कर्जा भी नहीं है, और अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा कि मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है। आई एम एट ईज, मैं बहुत सुकून में हूं। अब मैंने दिमाग लगाया कि भाई देखो, जॉब है नहीं, ट्रेडिंग में लोग पैसा तो बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं कि पैसा बना रहे हैं। मैंने भी बीच बीच में पैसा बनाया ही है, तो वो कैसे बनाया है? तो उसके लिए ऑनलाइन तो कुछ मामला इतनी आसानी से मिलता नहीं था, तो ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई, बातें हुई, तो मुझे एक बंदा मिला जिसने कहा कि चलो सिखा देंगे। तो मैंने उनसे ऑफलाइन सीखना शुरू किया। ही इज नो मोर राइट नाउ। उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोज 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठे रहते थे। 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में, इस तरह से हम लोग करते रहे। और इस बीच खर्चा कैसे चलेगा ये माइंड में रखा मैंने। और तब मैंने अपना एक दूसरा काम शुरू किया जिसको लैंड डीलिंग का काम था। यानी मैं बड़े बड़े लैंड्स अरेंज कराता था बिल्डर्स के लिए, प्लॉटिंग वगैरह कराने के लिए। तो उसमें अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। तो वो काम मैंने शुरू किया, तो उससे मैं बहुत रिलैक्स रहता था कि भाई खर्चा चल रहा है, पैसा किसी को देना नहीं है, और ये लैंड वाला काम है, इसमें हर टाइम बिजी नहीं रहना है, तो मैं ट्रेडिंग भी सीख सकता हूँ और मेरा खर्चा भी चल रहा है। तो अब यहाँ के पर तीसरी चीज आती है। आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट हैं, या सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग से ही काम चल जाएगा? आप में से कितने लोग हैं? आप स्टूडेंट हो सकता है, हूँ आप, हो सकता है कुछ करते अभी हाउसवाइफ हूँ या कुछ ना कर रहे हो। तो आप में से कौन कौन है जो ये सोच रहा है कि सिर्फ ट्रेडिंग से काम चल जाएगा? चैट्स ओपन है।
हम्म। बता दीजिए, खुल के बताइए, यहाँ की बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। आराम से बताइए। हम्म। तो देखो, अगेन मैं आप लोगों से करूंगा कि जब ट्रेडिंग की, देखो सबसे जरूरी चीज होती है एक पीस ऑफ माइंड। जब आप पीस ऑफ माइंड के साथ बैठे होते हो ना, आपको टेंशन नहीं होती है ना, तब आप ज्यादा बेटर ट्रेड्स करते हो। ठीक है। और वो ज्यादा बेटर ट्रेड्स करने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड जो चाहिए वो कैसे आएगा, कि आपके खर्चे निकल रहे हो। अगर मान लो आपके माइंड पे खर्चा है कि यार इस महीने के एंड में स्कूल की फीस जानी है बच्चे की, और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो क्या आप सुकून से ट्रेडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, जिससे आपके घर के खर्चे चलें, आपके खर्चे निकलते रहें। और वो पार्ट टाइम गिग हो सकती है, कोई पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, कोई प्राइमरी जॉब हो सकती है, आपकी कोई दुकान हो सकती है, आपको कोई बिजनेस हो सकता है, जिससे आपके खर्चे चलते रहें। मान लो 100 रुपए से आपके घर के खर्च, आपको सैलरी मिल रही है 100 रुपए की, और आपने ट्रेडिंग करके 25 रुपए और बना लिए, तो आपकी 125 रुपीज का महीने में का आमदनी हो गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा खर्चा 50,000 रुपये और मैं ट्रेडिंग से निकाल लूंगा, तो उसमें फिर स्ट्रेस है कि 15 दिन निकल गए महीने के, मान लीजिए आज है 14th ऑफ सितंबर चल रहा है, 14th ऑफ सितंबर निकल गया, मुझे मंथ एंड में 50,000 रुपये का खर्चा है, और मैंने अभी तक सिर्फ 10,000 रुपीज बनाए। यानी अगले 15 दिन में मुझे 40,000 और बनाने हैं। अब मुझे स्ट्रेस होगा, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे मेरा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि दिन तो लिमिटेड है, मुझे पैसा उतना बनाना ही बनाना है। तो फिर मैं रिस्की ट्रेड्स लूंगा, मैं गलत ट्रेड्स लूंगा, उस बीच में अगर थोड़ा सा लॉस हो गया तो घबरा जाऊंगा, उस वजह से और नुकसान होगा। तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रखो, ताकि अगर किसी दिन ट्रेड ना भी मिले तो कोई परेशानी नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखना। ठीक है। 2012 से मैंने सीखना शुरू किया, 2014 में जाके फिर मुझे कंसिस्टेंसी मिलना शुरू हुई, कि हाँ थोड़ा सा कंसिस्टेंटली मैं ट्रेड कर पा रहा था। यानी कि मैं बहुत लाखों रुपए कमा रहा था, हजारों भी नहीं कमा रहा था, लेकिन कंसिस्टेंट था कि ट्रेड्स ले पा रहा था आराम से। 100-200 रुपए का प्रॉफिट, 50-60 रुपए, 100 रुपए का नुकसान स्टॉप लॉस में, लेकिन एक कंसिस्टेंसी थी कि अच्छे, ज्यादा ट्रेड पॉजिटिव थे, कम ट्रेड्स नेगेटिव थे, इस तरह से। 2014 से 16 तक मैंने इस चीज के ऊपर काम किया। 16 आते आते फिर मैंने अपना फंड बढ़ाया। अब तक मुझे 4 साल हो गए सीखते सीखते, 6 साल हो गए हैं मुझे मार्केट में आए हुए, 7 साल हो गए मार्केट में आए हुए, 4 साल हो गए सीखते सीखते। 2016 में मैंने फंड बढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे कुछ अपना दूसरे कामों से फंड बढ़ाया, कुछ जो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ वो भी इसी में डालते चले गए। 2016 के बाद कैपिटल बढ़ाया, थोड़ा ढंग का प्रॉफिट होना शुरू किया। 2020 के फॉल में बहुत बढ़िया पैसा बनाया जब कोविड की मार्केट गिरा था। और उसके बाद अभी तक ठीक ठाक मामला चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया मामला चल रहा है, सब कुछ सही है। तो कहने का मतलब ये था कि कोई जादू नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि इवेंचुअली एक ही एक हमने सेशन को अटेंड किया और सब कुछ सही होगा। कंसिस्टेंटली मैंने उसके ऊपर काम किया है, तब जाके यहां तक पहुंचे। अब इतने सालों की मेहनत में 2-3 चीजें मैंने ध्यान दी हैं। अब देखो, कुछ चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। इतने सालों में के एक्सपीरियंस में ना 2-3 चीजों का समझ में आई। पहली चीज ये है कि मुझे एक, दो या तीन, इससे ज्यादा स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हर स्ट्रैटेजी, आपको पता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो सही नहीं होती, है ना। 100% सही नहीं होती। वो प्रॉफिट भी देगी और कभी कभी लॉस भी देगी। ठीक है। मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी सीखी, पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। अब मुझे लगा अरे बेकार स्ट्रैटेजी है, दूसरी पकड़ो। दूसरी पकड़ी, इसमें पहले ही दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, मैंने कहा ये भी बेकार है, तीसरी स्ट्रैटेजी बताओ। इसमें पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन प्रॉफिट, पांचवें दिन लॉस, मैंने कहा बेकार है। चौथी स्ट्रैटेजी पकड़ी, उसमें भी लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, मैंने कहा बेकार है। अब हुआ क्या, मैंने इतना टाइम बर्बाद किया इसमें
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक पहुंच गए, लेकिन आखिरकार मैं लॉस में हूं। क्यों लॉस में हूं? क्योंकि मैंने कोई स्ट्रैटेजी पकड़ी नहीं, मैं बस ट्राई करता रहा और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी पकड़ ली, तीसरी पकड़ ली, चौथी पकड़ ली। लेकिन अगर मैंने सिर्फ पहली वाली के ऊपर ही फोकस किया होता, पहले दिन प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट 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 लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उस स्ट्रैटेजी पर जब लगातार काम कर रहा हूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि क्या ऐसा कर रहा हूं कि ये लॉस हो रहा है। और जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चीज ठीक करनी है जिसकी वजह से लॉस कम होना शुरू हो, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे वो कम होने लगेंगे, जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स थे वो ज्यादा होने लगेंगे। और यही नहीं होगा, जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स में लॉस है वो भी लॉस कम होना शुरू होगा। पहले मान लो मैं 4 रुपए का लॉस करता था, 5 रुपए का लॉस करता था, अब मेरा लॉस घट के 2 रुपए या 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर जो मैं प्रॉफिट करता था वो पहले मान लो 6 रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज का प्रॉफिट करता था, वो प्रॉफिट अब 10 और 11 रुपीज हो गया। यानी मेरा लॉस कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, और लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी कम हो गए और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स बढ़ गए। ये क्यों हुआ? जब मैंने एक स्ट्रैटेजी को पकड़ा, उसी को मास्टर करने की कोशिश करी, उसमें जो गड़बड़ थी उन गड़बड़ों को ठीक किया, एंड फाइनली मैंने उसको सेट कर लिया। अब अभी भी लॉस हो रहे हैं लेकिन लॉस कम हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अब आप में से कितने लोग हैं जो लोग हर हफ्ते, हर महीने अलग अलग स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं? कौन कौन है, बताइए बताइए, चैट्स ओपन है। आप लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं। आज है 14th ऑफ सितंबर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आप को 30 डेज का टाइम दें, यानी 14th ऑफ अक्टूबर तक या 15th ऑफ अक्टूबर तक? आज तो संडे, कल से काउंट करें, तो कल मंडे से, कल मंडे से हम एक चैलेंज ले लें अपने लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अगले 30 डेज तक एक स्ट्रैटेजी पकड़ लेंगे और सिर्फ उस पर ट्रेड करेंगे। भले ही हम अपनी क्वांटिटी कम कर लें लेकिन हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम 30 डेज तक उसी स्ट्रैटेजी को करेंगे। हम ये कर सकते हैं? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। तो नोट डाउन कर लो, कल 15th ऑफ सितंबर से 15th ऑफ अक्टूबर तक हम ये काम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे, और उस एक स्ट्रैटेजी को हम 15th ऑफ अक्टूबर को हम उसका रिजल्ट निकालेंगे कि हमने 30 डेज में क्या किया, हमने जो गड़बड़े करी थी वो क्या थी, जो सही चीजें करी थी वो क्या थी, और फिर मुझे रिजल्ट बताना। किसी भी सेशन में आना, रिजल्ट बताना कि कैसा रिजल्ट रहा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि हमें दो या तीन, इससे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए। मतलब मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं इसमें ट्रेड करूं कि उसमें ट्रेड करूं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं या तो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूं इंडियन मार्केट्स में, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि फिर निफ्टी कहाँ जा रहा है, मिड कैप किधर जा रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि रिलायंस कहाँ जा रहा है, HDFC, ICICI, SBI कहाँ जा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं उनको। मुझे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी से मतलब है। इनमें अगर मेरी पसंद के सेटअप के हिसाब से सेटअप बन रहा है, ट्रेड आ रहा है, तो मैं ट्रेड करूंगा। इनमें अगर ट्रेड नहीं बन रहा है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि एक दो स्ट्रैटेजीज को पकड़ना है और सिर्फ छोटी सी दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ना है। या तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, या फिर मैं BTC और इथीरियम में ट्रेड करूंगा, या फिर मैं गोल्ड में ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये अमेरिकन गोल्ड होता है ना, डॉलर गोल्ड, इसमें ट्रेड करूंगा। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं उस टाइम मैं BTC इथीरियम नहीं देखता हूं। जब BTC इथीरियम ट्रेड कर रहा हूं तो मैं और कुछ नहीं देखता हूं। जब गोल्ड ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ये सब चीजें नहीं देखूंगा।
मैं सिर्फ एक चीज उस टाइम पकड़ूंगा और उसी में ट्रेड करूंगा। अच्छा, ये करने से फायदा क्या है? ये करने से फायदा दो तीन है। पहली चीज तो ये कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सामने दो चार्ट खुले हुए हैं, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, उनमें सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया, किस्सा खत्म। अब मुझे सोचना नहीं है कि यार आज दिन निकला है, अभी तक कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, निफ्टी में ट्रेड बन नहीं रहा, बैंक निफ्टी में ट्रेड बन नहीं रहा, तो अब किस स्टॉक में ट्रेड करें? चलो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें उसका वीडियोस देखें, किसी और का लाइव ज्वाइन कर लें, वहां पर कुछ समझ में आ जाए, वहां भी कुछ समझ में नहीं आया तो किसी दूसरे के लाइव में चले जाएं। मतलब हम इधर से उधर कूद रहे हैं, और इधर से उधर कूदने में नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा दिमाग वेस्ट हो रहा है, और फाइनली हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है, सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है। आप में से कौन कौन है जो परेशान रहता है कि आज किस में ट्रेड करें, कोई स्टॉक सिलेक्शन देख लें, क्या कर डालें कि आज प्रॉफिट हो जाए? कौन कौन है? हैं अच्छे खासे लोग हैं। तो देखो भाई, पहली चीज तो हमने यहाँ पर ये डिसाइड करी कि हम एक या दो स्ट्रैटेजीज को ही पकड़ेंगे और उस पूरे महीने हम सिर्फ उन सेलेक्टेड स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। दूसरी चीज हमने क्या पकड़ी कि हम दो या तीन इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेड करेंगे। तो भैया आप बैठ के आज आप डिसाइड कर लो कि हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे कि बैंक निफ्टी में करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में करेंगे, या किसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे। तो स्टॉक की लिस्ट बना लो, उसी में ट्रेड करो। ठीक है? तो ये कर सकते हो स्टॉक्स के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी के पांच सात स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रख लो, और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव है किसी दिन तो उन स्टॉक्स में आप बाइंग पोजीशंस ढूंढो, बाइंग सेटअप्स ढूंढो। नेगेटिव है निफ्टी बैंक निफ्टी तो स्टॉक्स में सेलिंग पोजीशंस ढूंढो। क्योंकि जब कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स में हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो उससे हमें फायदा ये होता है कि हमारा पहली चीज तो ज्यादा दिमाग नहीं लगता कि ये करें कि वो करें, सामने खुला हुआ है चार्ट, उसी में ट्रेड करना है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम किसी सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में बार बार ट्रेड करते रहते हैं तो हम उसकी चाल पकड़ना शुरू कर देते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बिहेव करता है, किस समय किस तरह से बिहेव करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी है 9:15 पे खुलेंगे तो शुरू के एक घंटा काफी वोलेटाइल रहते हैं, बढ़िया मूव्स मिलते हैं, फिर 10:30-11 बजे से थोड़ा सा सुस्ती आती है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी सुस्ती रहती है, फिर 12:30-1 बजे के बाद फिर से मूवमेंट शुरू होता है, 3 बजे बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है। हमें समझ में आने लग रहा है क्योंकि हम उनपे रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, और जब ये हमें समझ में आने लगता है तो हमारी ट्रेड विनिंग ट्रेड्स जो हम लेते हैं, अच्छे ट्रेड्स लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहली चीज है कि हम एक दो स्ट्रैटेजीज ही फॉलो करें और कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? अब तक जो मैंने समझाया इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, चैट्स ओपन है। सब क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है? मार्केट में देखो दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। ठीक है? बायर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने यहां पर नीचे कुछ बाय किया और वो चाहते हैं कि प्राइस उसका बढ़े तो हम यहां ऊपर महंगा बेचेंगे। सेलर्स वो होते हैं जो या तो बायर्स थे पहले, उन्होंने प्रॉफिट नीचे खरीदा था, वो यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि यहाँ पर बेचेंगे और प्राइस यहाँ से नीचे जाए और जब सस्ता हो जाएगा तो खरीदेंगे। इन्हीं दोनों के प्रोपोर्शन के हिसाब से मार्केट में उतार या चढ़ाव आता है। इन्हीं लोगों की कमी और ज्यादती की वजह से मार्केट में मूवमेंट आता है। अगर बायर ज्यादा हो गए और सेलर कम है, यानी बायर खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वाले कम हैं, तो चीज का प्राइस बढ़ेगा। अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं तो चीज का प्राइस नीचे जाएगा। ये दुनिया के हर मार्केट में होगा।
ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में, हर मार्केट में जहां पर भी किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज के भाव बढ़ जाते हैं, और जिस चीज की डिमांड कम होती है उस चीज के भाव घट जाते हैं। बायर्स और सेलर्स यही चीज करते हैं। और इन बायर्स और सेलर्स को अगर हम चार्ट पर देखना चाहें तो उसके लिए हमारे लिए एक चीज होती है, इसे हम कैंडल कहते हैं। कुछ इस तरह से कैंडल्स होती हैं जो ये बताती हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर बायर्स में जीत हो रही है, बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं। ठीक है, यहां पर बायर का कंट्रोल आ रहा है या सेलर का कंट्रोल आ रहा है, ये सारी चीजें हम कैंडल्स को देख के एक हद तक समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल जो बनी है यहां पर, मैं आपसे अगर पूछूं ये वाली कैंडल ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि भाई बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी लेकिन सेलर्स का जोर ज्यादा था और जोर नीचे की तरफ लग गया, प्राइस नीचे जा रहा है। ये कैंडल भी यही कह रही है कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी थी बट सेलर्स ने जोर काफी लगा दिया और प्राइस यहां से नीचे चला गया। ये कैंडल भी यही कह रही है कि भाई यहाँ पर इस कैंडल में सेलर्स ने काफी जोर लगाया बट फॉरेन बायर्स ने कंट्रोल हासिल करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये हम कैंडल्स को देख के एक हद तक ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इस जगह पर पहले सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, उसके हिसाब से कैंडल ने जिस तरह का फॉर्मेशन किया है तो हम बुलिश या बेरिश माइंडसेट वहां पर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब इन चीजों को कहते हैं कैंडल्स, जब कैंडल बनती है तो वो चार चीजें नोट करती है। मान लो अभी बज रहा है 12:07, यानी 12:05 पर, 12:05 पर एक कैंडल ओपन हुई, और अगर मैं 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं, कैंडल होती क्या है, कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी 12:05 पर कोई कैंडल स्टार्ट हुई तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज कब होगी, जैसे ही 12:10 स्टार्ट होगा वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। वैसे तो 12:09:59 पर होगी, लेकिन जैसे ही राउंड फिगर के तौर पर जैसे ही 10 बजेगा, 12:10 होंगे, कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो 12:05 पर जब कैंडल ओपन हुई तो ओपनिंग प्राइस क्या था, 12:05 से 12:10 के बीच में इसने सबसे लोएस्ट प्राइस क्या बनाया, हाईएस्ट प्राइस क्या बनाया। ठीक है, ये ओपनिंग, लो, हाई, और जब 12:10 पर एक कैंडल क्लोज हुई तो क्लोजिंग प्राइस क्या था। ये चार चीजें कैंडल रिप्रेजेंट करती है। अब ये चार चीजों की वैल्यूज ऊपर नीचे जैसे जैसे होती रहेंगी वैसे कैंडल का स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसी कैंडल बन गई। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर, जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होंगी स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएंगे, और इन्हीं तरह के स्ट्रक्चर्स को, एक कैंडल को या दो तीन कैंडल को एक साथ जब हम चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जिस जगह से प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उस जगह को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। जिस जगह से बार बार नीचे जा रहा है उस जगह को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के तीन तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्केट में जनरली देखते हैं। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एकदम स्ट्रेट 360 डिग्रीज पर यू। ठीक है, इस तरह से प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं देखूं तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर लिया, यहां पर लिया, बार बार यहीं पर सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहीं पर बार बार सपोर्ट मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऐसे ही होता है, या एक ही लोकेशन पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। कुछ इस तरह से देखो, यहीं पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, इसी लोकेशन पर बार बार सपोर्ट मिल रहा है, यहीं से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं कि लेवल कहीं पर सपोर्ट ले रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जिसके आसपास से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है डायगोनल।
डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम नीचे से कुछ पॉइंट्स को ऊपर मिलाते चले जाते हैं या ऊपर से कुछ पॉइंट्स को नीचे मिलाते चले जाएंगे, और जब तक प्राइस उस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है हम उसे बुलिश प्राइस एक्शन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस लोकेशन पर बार बार प्राइस रुक रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब जब प्राइस दो पॉइंट को हम मिक्स मिला दें, उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट अगर उस लेवल पर मिलता चला जा रहा है, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इसके टच करके कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहां से हम बाइंग की प्रोबेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको बढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल आखिर में देना है। और तीसरी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है डायनेमिक। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल की तरह ऐसे और डायगोनल की तरह यूं फिक्स नहीं है। ये प्राइस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करता है, इस तरह से लहराता हुआ चलता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, बुलिश और बेरिश तरह का ये डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जो कि आप ईएमए के तौर पर रख सकते हो। मान लो मैं एक ईएमए लगा दूं, ये क्या ये लगा देता हूं। ठीक है, तो ये 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल लगा दिया। प्राइस इसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ जा रहा है, जब तक इसके नीचे है या जब तक इसके ऊपर है, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके हिसाब से लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये होता है डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तीनों चीजें मैंने आपसे इसलिए शेयर करी क्योंकि इन तीन में से अगर किन्हीं दो तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मास्टर कर लेते हैं एक साथ, तो हमारे लिए ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़िया बन जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटीज ट्रेड की बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली, डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देख रहे हो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरह से। अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है या नीचे की तरफ ब्रीच करता है, तो हमारे लिए किसी एक डायरेक्शन का ट्रेड प्रोबेबल हो सकता है। यहां के ऊपर मैंने डायगोनल और हॉरिजॉन्टल को लिया, कहीं कहीं पर हम डायगोनल और डायनेमिक को भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक को भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब आप एक साथ यूज करोगे तो आपको कुछ काफी बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे जब आप इन दो डायनेमिक और हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हो। मैंने डायनेमिक इसलिए बोला क्योंकि हम जिस अभी आगे जो बात करेंगे उसमें डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत अहमियत है। तो मैं हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक लिए आग्रह करूंगा कि आप इस पर ध्यान दो, और इन दो प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को अगर आप मार्क करना सीख जाते हो तो आपको काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी इस चीज को समझ लिया। मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हम डायनेमिक और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो में यूज कर रहे हो तो भी आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट यूज कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में इसको यूज कर रहे हो तो फिर आपको 5 मिनट्स या अबव के टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए। ठीक है, अब पेन और पेपर रेडी है सबका? अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है? अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है? लुक अलाइव, लगे तो कि लोग हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वरना मुझे लगेगा मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम दो ईएमएस को यूज करेंगे। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने हमारी टेक्नोलॉजी का बेस रखा है, और उसमें भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करके, उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स का इंटरव्यू लेते हुए हम इंटरव्यू कह रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट्स को
एक्सप्लेन करते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी का बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो दो ईएमए यूज करेंगे। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये जो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने समझा था ना, इसमें ईएमए आ जाता है, वीवैप आ जाता है। हम यहाँ पर इस डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम ईएमए ले रहे हैं। ईएमए होता क्या है? ईएमए क्या करता है कि प्राइस, जो कैंडल्स है ना, हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना कि कैंडल में ओपन होता है, लो होता है, हाई होता है और क्लोज होता है। तो ईएमए क्या करता है कि कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ईएमए क्या करता है कि कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको ये मार्क करता जाता है और उनके एवरेज को ये नोट करता है। फॉर एग्जांपल, ये कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, तो एक लाइन है जो इन डॉट्स को क्लोजिंग प्राइसेस के एवरेज को मार्क करती हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये क्या बता रहा है? अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है भैया कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर जा रहा है। क्लोजिंग प्राइस ऊपर जा रहा है का मतलब क्या है? प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है का मतलब क्या है? चीज अप ट्रेंड में है, बायर्स आर इंटरेस्टेड, चीजें अप ट्रेंड में है। उसी तरह से अगर कैंडल्स कुछ इस तरह से बनती, क्लोजिंग होती चली जा रही है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया चीज डाउन ट्रेंड में है, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, सेलर्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो चीजें डाउन ट्रेंड में है। ये होता है ईएमए का काम। चार्ट के ऊपर जब आप ईएमए लगाते हो तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ऐसे। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस जिधर जा रहा है उसका एवरेज ये बताता चला जा रहा है, कभी नीचे है कभी ऊपर है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम दो ईएमए यूज कर रहे हैं। एक ईएमए होगा 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 8। दूसरा ईएमए होगा 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, 8 ईएमए का एवरेज ऊपर होगा, 20 ईएमए नीचे होगा। 8 और 20 क्या होता है? यानी प्रीवियस 8 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस, और 20 ईएमए का मतलब होता है प्रीवियस 20 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये दो ईएमए है जिसमें पहले ऊपर की तरफ 8 ईएमए है, उसके नीचे 20 ईएमए है, और दोनों ईएमए ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर ईएमए ऊपर है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि 8 कैंडल्स का प्राइस भी ऊपर है, 20 कैंडल्स का प्राइस भी ऊपर है, दैट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे में इस अप ट्रेंड में अगर एक कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों ईएमएस के अंदर है, यानी इसका 8 ईएमए के नीचे ओपन हुआ, 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों ईएमएस के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। इसका हाई कैंडल का ऊपर हो सकता है, इसका लो कैंडल का नीचे हो सकता है, उससे मतलब नहीं। ओपनिंग और क्लोजिंग ईएमएस के अंदर है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि देखो 8 ईएमए ऊपर की तरफ है, 20 ईएमए भी ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में है। ऐसे में कोई कैंडल 8 ईएमए के नीचे और 20 ईएमए के बीच में अगर बन रही है, तो उससे समझ में आ रहा है कि भाई सेलर्स ने यहां पर जोर लगाया है प्राइस को नीचे भेजने का, इसलिए वो 8 ईएमए के नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गए। ये कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कलर से कोई मतलब नहीं है। कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ईएमएस के बीच में, यानी सेलर्स ने जोर लगाया, बट इतना जोर नहीं लगा पाए कि हम 20 एवरेज के नीचे जा पाए। यानी यहां पर सेलर्स ने जोर लगाया है और यहां पर बायर्स ने जोर लगाया है कि हम एवरेज के ऊपर रहे। ऐसी कैंडल अगर बन रही है तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो जाती है। तो इस कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर हाई और लो भी ईएमएस के अंदर है तो उसको ईएमए के अंदर मार्क कर लेंगे।
अब अगली 3 4 कैंडल में या एकदम अगली कैंडल में ही कोई कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल के क्लोज हो जाती है। क्लोजिंग से मतलब है ऐसा नहीं होगा कि कैंडल ऊपर गई और वापस नीचे आके क्लोज हुई है, नहीं। कैंडल बाहर निकली इसके हाई के ऊपर और क्लोज होगी, हाई के ऊपर निकल के क्लोज हुई, अगर इसके लो के नीचे जाके क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, इस चीज को हम छोड़ देंगे, ट्रिगर कैंडल खत्म हो गई, अब हमसे कोई मतलब नहीं है इस ट्रेड का, छोड़ दिया, अगला वेट करेंगे। ठीक है, हाई के ऊपर जब क्लोज हो जाएगी तो हम इस क्लोजिंग पर बाय करेंगे और इसी ट्रिगर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। कहाँ तक बाय करेंगे, कहाँ तक होल्ड करेंगे, जब हमें एस एल के हिसाब से 1:1.5 या 1:2 का टारगेट प्रॉफिट मिलने लगे तो हम आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं कि जब तक हम 20 EMA के ऊपर निकल के चल रहे हैं तब तक हम ट्रेड होल्ड करेंगे। अगर प्राइस 20 EMA के नीचे क्लोज कर देगा तो हम पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? इसको चार्ट पर देख लेते हैं। देखो मैंने 2 EMA यहाँ पर लगा दिए, 8 और 20। ये रेड वाला 8 पीरियड का EMA है और ये ब्लू वाला ब्लैक वाला 20 पीरियड का EMA है। ठीक है, मैं निफ्टी लगाता हूँ। ये देखो, ये कैंडल बनी, ये क्लोजिंग मिली, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, ये मूवमेंट हुआ, ये निफ्टी है। ये देखो, ये कैंडल बनी, ये क्लोजिंग हुई, ये मूव मिला, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी को दिखाता हूं। ये देखो, ये कैंडल बनी, ये क्लोजिंग मिली, ये मूव मिला। 5 मिनट्स पर भी करके देख लो। ये देखो, ये कैंडल बनी, ये नीचे गई लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, यहां क्लोजिंग हुई, ये मूव मिला। क्रिप्टो में भी देख लेते हैं, ये बिटकॉइन है। ये देखो, इथीरियम को देख लेते हैं। ये देखो, ये क्लोजिंग, ये मूव, ये देखो, ये क्लोजिंग, ये मूव। समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? चैट ओपन है, समझ में आ रहा है? सिंपल स्ट्रैटेजी है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? देखो भाई, अगर आप, मैंने बोला है ना कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में या क्रिप्टो में, तो आप 1 मिनट भी यूज कर सकते हो, 3 मिनट भी, 2 मिनट भी, 5 मिनट भी। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, हीरो मोटर है, आयशर मोटर है, ब्रिटानिया है ना, अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कम से कम यूज करना। अब देखो यहां पर देखो, ये देखो, ये कैंडल है, ये क्लोजिंग मिली, ये मूव मिला। रेड कैंडल से मतलब नहीं है भाई, रेड कैंडल से मतलब नहीं, ध्यान से सुनो। जो कैंडल ईएमएस के बीच में ओपन भी हुई और क्लोज भी हुई,
उस कैंडल के हाई और लो को हम मार्क करेंगे। वो कैंडल रेड भी हो सकती है, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कैंडल का कलर क्या है, बस उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ईएमएस के बीच में होना चाहिए। अगर ईएमए के बीच में है तो उसको मार्क कर लो, और उसका हाई ब्रेक होके जब क्लोजिंग मिल जाए तो बाय कर लो। जैसे यहां पर रेड कैंडल है, हाई लो मार्क कर लिया हमने, ये क्लोजिंग मिल गई, ये मूव मिल गया। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ग्रीन कैंडल भी मिल जाएगी इस तरह की। जैसे एसबीआई है, देखो यहां पर ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल भी है, और ये ट्रिगर कैंडल ग्रीन भी है, मूवमेंट मिल रहा है। गोल्ड में देखना है, गोल्ड में भी देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये कैंडल है, ये क्लोजिंग मिली, ये मूव मिला। ये देखो, ये गोल्ड है 5 मिनट्स पर, गोल्ड में आप 1 मिनट भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये क्लोजिंग मिली, ये मूव मिला। नहीं नहीं, कैंडल क्लोजर का वेट करना है। क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग का मतलब क्या है, कैंडल क्लोज होगी तभी। ठीक है, ये गोल्ड दिखा दिया। ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे, हाँ बिल्कुल ट्रेड कम मिलेंगे। जरूरी है कि दिन में 10 ट्रेड किए जाएं, अच्छे ट्रेड करो। दिन में जितने कम ट्रेड करोगे, आप उतनी लंबे टाइम तक ट्रेडिंग कर पाओगे। क्योंकि जब एक एक दिन में 10 10 20 20 ट्रेड लेने लगोगे ना, तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। फिर कुछ दिन बाद ट्रेडिंग का मन नहीं करेगा कि ट्रेडिंग करें। ट्रेड जितने कम लोगे उतने अच्छा है। सेलिंग सेटअप समझा रहा हूं इसका। ये बाइंग सेटअप क्लियर हो गया, अब इसका सेलिंग सेटअप समझो। सेम चीज है, 8 ईएमए ऊपर था, 20 ईएमए नीचे था। अब सेलिंग में क्या होगा कि 8 ईएमए नीचे है, 8 ईएमए नीचे की तरफ है, और 20 ईएमए ऊपर की तरफ है। 8 ईएमए के ऊपर है और दोनों ईएमए नीचे देख रहे हैं। पहले 8 ईएमए आया, फिर उसके ऊपर 20 ईएमए है, और दोनों ईएमए नीचे देख रहे हैं। यहां पर देखो, 20 ईएमए नीचे था, 8 ईएमए ऊपर था, और दोनों ईएमए ऊपर देख रहे थे। अब 8 ईएमए नीचे है, उसके ऊपर 20 ईएमए है, और दोनों ईएमए नीचे देख रहे हैं। मतलब कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में अगर कोई कैंडल बन रही है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों ईएमए के बीच में है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग अगर ईएमएस के बीच में है, तो हम इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। और अगली 2 4 कैंडल में अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करके क्लोज कर देगी, तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, और इसी ट्रिगर कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। 8 ईएमए नीचे है, 20 ईएमए 8 ईएमए के ऊपर है, और दोनों ईएमए नीचे की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 ईएमए नीचे है, 20 ईएमए ऊपर है, और दोनों ईएमए नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये कैंडल बनती है, क्लोजिंग मिलती है, मूवमेंट मिलता है। ये गोल्ड है। ये देखो, ये कैंडल बनी, ये क्लोजिंग मिली, ये मूवमेंट मिला। ठीक है, ये बिटकॉइन देख लेते हैं। ये देखो बिटकॉइन, ये क्लोजिंग, ये मूवमेंट। इथीरियम देख लेते हैं। ये देखो, ये कैंडल का हाई लो मार्क किया, ये क्लोजिंग मिली, ये मूवमेंट मिला। ये देखो, कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ये क्लोजिंग मिली, ये मूवमेंट मिला।
कैंडल की विक अगर अंदर है तब भी ठीक है, बाहर है तब भी ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज कि कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों ईएमएस के बीच में होना चाहिए। विक बाहर हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बाहर है तो आपको हाई और लो ही मार्क करना है। ठीक है, स्टॉक्स में देखते हैं, बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, चार्ट है। ये देखो, ये क्लोजिंग मिली, ये मूवमेंट मिला। क्लोजिंग मिलना जरूरी है, बिना क्लोजिंग के ट्रेड नहीं होगा। यहां पर देखो, ये कैंडल बनी, ये क्लोजिंग मिली, ये मूव मिला। हाइकेनाशी के ऊपर नहीं, ये नॉर्मल कैंडल्स पे काम करेगा। हाइकेनाशी में आप कर सकते हो यूज इसको, लेकिन अगर आप हाइकेनाशी देख रहे हो ना, क्योंकि हाइकेनाशी कैंडल्स जो होती हैं कहाँ गई, और लो बार 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 हाइकेनाशी कैंडल, हाइकेनाशी कैंडल देखो वो एवरेज पर चलता है। ठीक है, आप यूज करना चाहो कर लो। यहाँ पर देखो हाइकेनाशी में हो रहा है एक मामला, लेकिन हाइकेनाशी कैंडल को देखोगे ना, हर प्रीवियस कैंडल के हाफ से स्टार्ट होती है वो। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्राइस डिफरेंस रहेगा। आप कोशिश करो कि नॉर्मल कैंडल्स पर इसको यूज करो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था इसको समझाने का, कॉन्सेप्ट सिंपल था कि भाई यहाँ के ऊपर बायर्स ने, सेलर्स ने जोर लगाया, बायर्स ने उस जोर को पूरा कंप्लीट नहीं होने दिया, और बायर ने दोबारा से लीड ले ली और प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, इसलिए हम बाय कर रहे हैं। उसी तरह से पहले सेलर, बायर ने जोर लगाया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए डाउन ट्रेंड में, बायर्स का जोर लगाना फेल हुआ, और फिर वहां से सेलर का जोर लग गया और प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ईएमए कैसे लगाते हैं, हाँ ईएमए लगाना सीख लो भाई। देखो इंडिकेटर्स में जाओगे, इंडिकेटर में जाओगे और सर्च करोगे ईएमए, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देखो ये चार्ट पर आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो इस तरह चार्ट पर लग जाएगा। अब इसमें सेटिंग्स में जाओ, और लेंथ में आप अपना जो भी ईएमए चाहिए, इसे 8 चाहिए तो यहाँ पर 8 लिख दो, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 8 लिख दो, ओके कर दो। उसी तरह से 20 ईएमए लगाना है, दूसरा ईएमए लगा लो, यहाँ पर 20 लिख दो, स्टाइल में अपनी पसंद का कलर चूज कर लो, और कुछ नहीं करना है, ओके कर दो, 2 ईएमए लग गए। निफ्टी के प्रीमियम के साथ देखो, निफ्टी में प्रीमियम पे यूज तो कर सकते हो, लेकिन भाई बात वही आ जाती है कि अगर आप प्रीमियम पर इसको यूज कर रहे हो तो आपको इंडेक्स को भी ध्यान में रखना है कि निफ्टी मान लो कॉल के प्रीमियम में बाय का सिग्नल इस तरह से आ रहा है, तो क्या निफ्टी बुलिश है या नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो वोलेटाइल रहता है ना। पहले उसने एक छोटा छोटा प्राइस सेक्शन ऐसा बनाया कि आपको उसमें बाय दिखने लगा, लेकिन ओवरऑल निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, आप फंस गए, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो 25 100 की कॉल को मैं रख लूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 25 100 की कॉल लगा ली हमने। अब देखो यहाँ के ऊपर सिग्नल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, लेकिन चूंकि ये काफी वोलेटाइल चीज होती है ना, ये ऑप्शन का चार्ट, तो आपको इसमें बेटर ही रहेगा कि आप इंडेक्स पर देखो। इंडेक्स के चार्ट पर आपको ज्यादा अच्छे मूव्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसी चीज को जब आप कॉन्सेप्ट को देखोगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने नजर में रख के एक चीज डेवलप करी है, जिसे हम कहते हैं एके रॉक्स।
ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमने डेवलप किया एक इंडिकेटर, AK रॉक्स इंडिकेटर, जो कि आपको प्राइस एक्शन, डेटा और लोकेशन के बेसिस पर बाय और सेल का सिग्नल देगा। ठीक है, प्राइस एक्शन, डेटा और लोकेशन के बेसिस पर कि भाई जिस लोकेशन पर है, इस लोकेशन पर किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या बायर्स का जोर ज्यादा है और बुलिश प्राइस एक्शन है, वहां पर ये आपको बाय का सिग्नल देगा। जैसे निफ्टी में फ्राइडे को इसने बाय का सिग्नल दिया था सुबह सुबह ही, जबकि कैंडल रेड थी, और वहां से एक बढ़िया रैली आपको मिली, फिर तो मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखो, यहां पर बाय का सिग्नल मिला, पूरा ऊपर गया। इसको आप इंडेक्स में अगर यूज कर रहे हो बेसिकली, तो ये AK रॉक्स प्रो जो है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हो, और 1 मिनट 5 मिनट पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स में यूज करना है तो फिर आप 5 मिनट में यूज कर लो, लेकिन आप इसको इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, इथीरियम में, बिटकॉइन में, कहीं भी यूज कर सकते हो। ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें सिग्नल मिल रहे हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें भी सिग्नल मिल रहे हैं देखो, और अच्छे सिग्नल मिल रहे हो। और इसमें जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इतने छोटे हैं कि छोटा सा एसएल जाता है, लेकिन जब ये ट्रेड पूरा लेगा तो ये पूरा ट्रेंड कैप्चर कराता है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे कि आपको कुछ रेड लाइंस दिख रही हैं नीचे, ये सीढ़ियों कितना रेड लाइंस दिख रही हैं। जो रेड लाइंस हैं बेसिकली ये आपका स्टॉप लॉस है। जब ट्रेड मिला, सिग्नल आया, क्लोजिंग मिली, तो आपने बाय किया, और ये रेड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस है। और जब जब प्राइस को ये स्टॉप लॉस ट्रेल कराता जा रहा है, और जब इसके नीचे यहां पर क्लोजिंग मिल गई, तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। पूरा ट्रेड आपने, ट्रेंड आपने कैप्चर कर लिया। यहां पर सेल का सिग्नल दिया, रिट्रेस किया, गिरे, पूरा ट्रेंड कैप्चर कराया। तो जहां के ऊपर एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगे, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी ट्रेल करते चलो, और पूरा ट्रेंड कैप्चर करा रहे हैं आप। ठीक है, ये 1 मिनट पर भी काम कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट पर भी इसमें अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, देख रहे हो। और जो स्टॉप लॉस है वो इतना छोटा है, यहां पर 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का। बीटीसी में सेल का सिग्नल आया, 50 पॉइंट का एसएल लिया। टारगेट कितने पॉइंट का दिया? 590 से टारगेट इसने दिया यहां तक, 900 तक का। बहुत बढ़िया डिम्पी बर्मन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि इसमें आपको पूरे पूरे ट्रेंड्स कैप्चर कराता है। पहली चीज तो ये हो गई, ये पूरे पूरे ट्रेंड कैप्चर कर रहा है। अच्छा, आप बीच में देखोगे कि ये येलो कलर की बड़ी बड़ी लाइंस क्या है, एग्जिट कहां करना है, अभी बता रहा हूं। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़ी बड़ी लाइंस बन रही है, ये क्या है? तो ये जो बड़ी बड़ी लाइंस बन रही हैं बेसिकली, ये आपका ये बताता है कि भाई ये कैंडल्स यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। ये अपनी प्रीवियस कैंडल्स के कंपैरिजन में ये कैंडल बड़ी है। और जब एकदम से एक बड़ी कैंडल बनती है तो क्या होता है? रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम बड़ी कैंडल का अगर सिग्नल आ रहा है, तो हम वहां के पर प्रॉफिट में अगर ऑलरेडी हैं और एकदम से बड़ी कैंडल बनी है, तो हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और अच्छा, वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। अगर किसी बड़ी कैंडल में सिग्नल आ रहा है, एकदम से एक बड़ी कैंडल बनती है उसमें सिग्नल आ रहा है, तो हम उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं और आप अपना पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर यहां पर चल सकते हो। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, ये एक बढ़िया चीज होगी, इसमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज आती है कि भाई मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूं, मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में भी ट्रेड करता हूं, मैं इथीरियम में भी ट्रेड कर रहा हूं, मैं बिटकॉइन में भी ट्रेड कर रहा हूं। अभी सब बताएंगे ऋत्विक, समझ तो लीजिए चीजों को। मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूं, और मैं सबका टाइम फ्रेम भी अलग अलग यूज करता हूं कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो 1 मिनट पर ट्रेड करता हूं, स्टॉक्स में मैं 5 मिनट पर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में मुझे 3 मिनट पर चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं और उस बीच गोल्ड में बाय का सिग्नल आ गया, तो मैं क्या करूंगा? या तो फिर मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पर टाइम फ्रेम चेंज करके चार्ट्स को देखता रहूं, या उतने सारे चार्ट्स अपने सामने लगाऊं, सबके चार्ट लगा लिए, अब यूं देख रहे हैं किस में बाय आ रहा है, किस में सेल आ रहा है।
ये चीज माइंड में आ रही है ना। लेकिन हमने यहां पर एक फीचर दिया है, अगर आप देखोगे तो स्क्रीनर का फीचर दिया है। ये स्क्रीनर क्या करता है कि हमें जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड करना है, मान लो मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मैंने निफ्टी यहां पर सेलेक्ट कर लिया और मुझे निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिग्नल चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, बैंक निफ्टी में मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिग्नल चाहिए। फिर मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया, एसबीआई में मुझे 5 मिनट्स पर सिग्नल चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में मैं 5 मिनट यूज करता हूँ। यूएसडी जेपीवाई में मुझे 5 मिनट में सिग्नल चाहिए, रिलायंस में 5 मिनट्स पर चाहिए, आईसीआईसीआई में 5 मिनट्स पर चाहिए, टीसीएस में 5 मिनट्स पर, स्टॉक्स में मुझे 5 मिनट्स पर चाहिए सिग्नल। और इसी के साथ साथ मैंने सारी चीजें लगा दी इसमें। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहां पर एक मैंने फीचर दिया हुआ है, पेन लेवल्स, देखो यहां पर ये। अब देखो एक विंडो ओपन हो गई जिसमें रेड और ग्रीन है, बाय और सेल। ठीक है, बाय और सेल दिखा रहा है। अब अगर मैं आपको एक रिवाइंड करके दिखाऊं, रिप्ले, ये एक रिप्ले कर रहा हूं। ये देखो, ये निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखो क्या दिखा रहा है, रिलायंस में बाय है, इन्फोसिस में बाय है और एक्सिस बैंक में बाय है। ठीक है, चार्ट निफ्टी का लगा है 1 मिनट का। अच्छा, हमने रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, इसको कौन से टाइम फ्रेम पर हमें सिग्नल चाहिए था, बताओ जल्दी से। हमने क्या सिलेक्ट किया था, कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था? 5 मिनट्स किया था ना, लेकिन चार्ट तो निफ्टी का लगा है और 1 मिनट का लगा है, लेकिन ये रिलायंस के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय दे रहा है। तो हम रिलायंस का टाइम फ्रेम चार्ट चेक कर सकते हैं। मान लो रिलायंस का चार्ट लगाया 5 मिनट का, बाय है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी रिलायंस में अगर मुझे ट्रेड करना था तो मेरा सिग्नल मिस नहीं हुआ। मैं आगे प्ले करता हूं इसको। देखो रिलायंस में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहां बैंक निफ्टी में दिखा रहा है बाय। बैंक निफ्टी हमने कितने टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया था? 1 मिनट पर, है ना। बैंक निफ्टी में हमने 1 मिनट सेलेक्ट किया था। बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल आया, देखो, यानी बैंक निफ्टी का ट्रेड मिस नहीं हुआ, इसने हमें बता दिया कि बैंक निफ्टी में सिग्नल आ रहा है जो तुमने सेलेक्ट किया था। देखो, यहां बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है 1 मिनट का, ये निफ्टी में बाय का सिग्नल दे रहा है। देखो बैंक निफ्टी में सेल का सिग्नल आया। हाँ, उसको मैं समझा, अभी समझा रहा हूं उसको। ओनली सिलेक्टेड स्टॉक्स, हाँ विजय, इसमें रैंडम स्टॉक्स नहीं देगा। जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया, यहां पर आपके पास 12 इंस्ट्रूमेंट की गुंजाइश है, 12। ठीक है, आपको जो सा स्टॉक चाहिए, जिस टाइम फ्रेम पर चाहिए, उस पर सिग्नल देगा। मान लो मुझे निफ्टी 3 टाइम फ्रेम पर चाहिए, निफ्टी मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया, फिर मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया, और अब की मुझे निफ्टी 5 मिनट पर चाहिए, और फिर तीसरी बार मुझे निफ्टी फिर सेलेक्ट किया और निफ्टी मुझे अब चाहिए 15 मिनट्स पर। निफ्टी 1 मिनट, 5 मिनट और निफ्टी 15 मिनट्स। ठीक है, तो निफ्टी के 1 मिनट पर जब सिग्नल आएगा तब भी बताएगा, निफ्टी के 5 मिनट पर जब सिग्नल आएगा तब भी बताएगा, 15 मिनट पर जब सिग्नल आएगा तब भी बताएगा।
लिमिट अब्दुल मन्नान 12 की है। इससे ज्यादा तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि इससे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आप देखो। 12 इंस्ट्रूमेंट्स की गुंजाइश इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है। 12 इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिनमें हमें सिग्नल्स चाहिए और किस टाइम फ्रेम पर चाहिए। अब तक ऐसी कोई चीज देखी है जो लाइव मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम का इंस्ट्रूमेंट चार्ट लगाए हो, किसी भी चीज का चार्ट लगाए हो, तुम्हारे सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में जहां पर सिग्नल आ रहा है वो तुमको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सिग्नल चेंज नहीं होंगे पीसी, लेकिन कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, देखो, मान लो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल ऊपर जा रही है, इसको देखो, ये कैंडल ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर मान लो इस कैंडल में बाय का सिग्नल आया और कैंडल अभी चल रही है। हमें ये लगा कि चलो बाय का सिग्नल आ गया, हम बाय कर लेते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते इतनी लंबी विक बन गई और उस लेवल के नीचे आ गई। जिस लेवल के ऊपर बाइंग थी हम उस लेवल के नीचे आ गए, तो सिग्नल गायब हो जाएगा। सिग्नल जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक सिग्नल की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही सिग्नल आएगा वैसे ही ट्रेड लोगे, नहीं। जिस कैंडल में सिग्नल आया है आप उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी आप तभी ट्रेड लेंगे। अगर कैंडल बहुत बड़ी बन गई है क्लोजिंग से पहले तो आप उस ट्रेड को छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसमें हम 12 इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर 12 इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे किस किस इंस्ट्रूमेंट में बाय या सेल का करंट सिग्नल चल रहा है वो अगर मुझे जानना हो तो क्या होगा। उसके लिए हमारे पास यहां पर देखो एक टेबल्स का ऑप्शन है। ये मैंने इसीलिए ऑप्शनल रखा है इनको कि आपकी जरूरत है तो यूज करो, नहीं जरूरत है इसको मत यूज करो। जैसे ही हम टेबल्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है और जिस टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट किया है उस टाइम फ्रेम पर अभी करंट क्या सिचुएशन है। तो निफ्टी में ये दिखा रहा है कि निफ्टी के 1 मिनट पर कोई सिग्नल नहीं है। निफ्टी के 5 मिनट पर बाइंग है, निफ्टी के 15 मिनट पर बाइंग है। यूएसडी जेपीवाई में 5 मिनट पर बाइंग, रिलायंस में 5 मिनट पर बाइंग। आईसीआईसीआई में 5 मिनट जो आपने सिलेक्ट किया था उस पर कोई सिग्नल नहीं है। टीसीएस और इन्फोसिस में 5 मिनट पर बाइंग है। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 5-5 मिनट पर सेलिंग है। और एलएनटी एंड एक्सिस बैंक में 5 मिनट पर बाइंग है। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने निफ्टी देखो 3 टाइम फ्रेम रखे थे, वहां पर सिलेक्ट किया था ना 3 टाइम फ्रेम। देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। मान लो निफ्टी मुझे 1 मिनट पर चाहिए, यहाँ निफ्टी में 5 मिनट पर जो लिया था इसको मैं कर देता हूँ बैंक निफ्टी। ठीक है, और उसके नीचे 1 मिनट कर देता हूं और निफ्टी तीसरी लाइन पर मैं कर देता हूं इथीरियम। ठीक है, इथीरियम कर दिया मैंने 1 मिनट पर। ये देखो आ गया। निफ्टी 1 मिनट, बैंक निफ्टी 1 मिनट, इथीरियम 1 मिनट। आ गया। यहां पर इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इससे बढ़िया चीज देखी अभी तक आपने। अब तक देखी इस तरह की कोई चीज। प्लस इसमें एक चीज और आ रही है, अगर कोई ट्रेड चल रहा है और जो चार्ट आपने लगा रखा है उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां है, वो ये को यहां पर नीचे लिख के आ रहा है, सेल एक्टिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अबव 54682। ये पूरा आपको दिखा रहा है कि कहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, आप जाकर यहां पर टेबल्स को अनचेक कर दो, वो ऑप्शन चला जाएगा। आपका चार्ट जो है वो ज्यादा क्लटर्ड नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसमें एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। देखो एंट्री और एग्जिट का मामला बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा रहा हूँ। निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। यहां पर बाय का सिग्नल आया,
तो जब ये कैंडल क्लोज होगी, जिस कैंडल में बाय का सिग्नल आया है, हम तब एंट्री करेंगे। और जब एंट्री कर रहे हैं तो आप देखोगे, थोड़ा मैं जूम करूं इसमें, तो देखो यहाँ नीचे एक रेड लाइन बन के आई है, ये देख रहे हो। तो जब हम एंट्री कर रहे हैं इस कैंडल की क्लोज पर, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ दिखा रहा है, ये लाइन देख रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। यानी इसको इस तरह से लगाएंगे आप, ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस देख रहे हो, ये रेड लाइन जो देख रहे हो, ये ऊपर मूव कर रही है। जब इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, देखो ये लाइन अपने आप गायब हो गई, यानी ट्रेड कंप्लीट हो गया। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ऋत्विक, तो ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा गैप मिल गया आपको, या बहुत बड़ी कैंडल से सिग्नल आया है, तो उस ट्रेड को छोड़ दो, ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करा रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आप यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो यहीं पर एग्जिट करना है। ठीक है, यहां पर आपको पूरा जरूरी नहीं कि कैप्चर करो। आपने मान लो यहां पर एंट्री करी, ठीक है, आपको दो चार कैंडल में ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पर, कि कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो पूरा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पीसी इसीलिए इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना है, हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड का मतलब ये है जब मूवमेंट होता है मार्केट में। देखो फायदा कब होगा, अगर आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हो या आप बाय या सेल करके चल रहे हो, तो फायदा कब होगा, जब मार्केट में ऊपर या नीचे का मूवमेंट होगा, तभी तो फायदा होगा। अगर मार्केट एक ही रेंज में है तो फायदा नहीं है। सबसे अच्छा मूवमेंट इंडेक्स में कब मिलता है, सुबह 9:15 मार्केट खुलता है, 10:30 बजे तक एक सवा घंटा अच्छा मूव मिलता है, आप उस टाइम पर ट्रेड करो। फिर 1 डेढ़ बजे के बाद ट्रेड करो, क्लोजिंग से पहले तक, उस टाइम पे अच्छा मूव मिलता है, तो आपको बढ़िया मूव मिलेगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन बाइंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर आप इसको लगा रहे हो, अगर ऑप्शन के चार्ट पर आप इसको लगा रहे हो, तो आपको निफ्टी का चार्ट भी देखना है, जो मैंने बताया था ना, कि ऑप्शन का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी का चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो यहां पर मैं 25,050 का वो लगा देता हूं, कॉल, ये देखो यहां पर 1106 पर बाय का सिग्नल आया। ठीक है, आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है। बाय का सिग्नल आया है 120 पर, स्टॉप लॉस है 116 का, ₹4 का एसएल है। एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ पे देखो येलो लाइन बन गई, येलो कैंडल बन गई, यानी कैंडल बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली, आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एसएल ट्रेल कर लो। ठीक है, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बन गई, पूरा प्रॉफिट कर लो, या थोड़ा सा और प्रॉफिट हल्का बुक कर लो, थोड़ा सा क्वांटिटी छोड़ दी, बाकी यहां पर क्लोजिंग पर एग्जिट कर दी। ठीक है, ऋतिक भाई 24 घंटे बैठने के लिए कोई कह ही नहीं रहा है। बिटकॉइन में सबसे अच्छा टाइम ट्रेडिंग का टाइम होता है या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 बजे 4 बजे, 3 4 बजे मॉर्निंग से लेके 8 9 तक अच्छा ट्रेड मिलता है, फिर छोड़ दो उसको। फिर शाम को 6 बजे के बाद जब यूएस मार्केट ओपनिंग का टाइम आता है, तब आपको मूवमेंट मिलेगा, तो आप उस टाइम पर ट्रेड करो आधी रात तक। दिन भर बैठने की जरूरत नहीं, आपको दिन में एक या दो ट्रेड लेने हैं। पहले को मार्केट मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा ना, आपको थोड़ी ना दिन भर बैठना है। बीच में बैठो, एक आध दो ट्रेड लिए, निकल जाओ, फिर जब मौका मिलेगा तब आके बैठ जाना 1 घंटे के लिए। दिन भर बैठने की जरूरत नहीं। ऑटोमेशन पर भी काम हो रहा है, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और थोड़ी सी डिटेल उसकी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें फिलहाल अभी जितना भी है सब मैनुअल है। ये चीज समझ में आई, इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, बढ़िया चीज लग रही है। ठीक है, इसमें कैंडल क्लोज होगी तो हम एंट्री करेंगे, और बीच में एकदम से बड़ी कैंडल बन के प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, एसएल ट्रेल कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो, एसएल ट्रेल करो। जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रेंड कैप्चर करने की सोच लो, बीच में जहां के ऊपर एकदम बड़ी बड़ी कैंडल में सिग्नल आ रहा है उस ट्रेड को छोड़ दो। ट्रेड लेने के बाद एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, पूरा प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, बढ़िया मूव मिलता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर एक चीज और है, वो चीज ये है कि हम चाहें तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
यानी यहां पर देखो कुछ सेटिंग्स मैंने लिखी हैं, 15 0, 15 0, 7 14, है ना। तो हम यहां पर ये आपको सिग्नल देने की सेटिंग है। सबसे अच्छी सेटिंग फिलहाल मुझे यही लगी, 15 15 7 एंड 14, सबसे अच्छी सेटिंग अब तक मुझे यही लगी है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैं सेटिंग को 15 की जगह 20 कर दे। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको 20 किया, आप देखोगे सिग्नल चेंज हो गए, ये रेड लाइन चेंज हो गई, आपका ट्रेलिंग एसएल चेंज हो गया। ठीक है। इसको 7 की जगह मैंने 8 कर दिया, इसको 14 की जगह मैंने 20 कर दिया। ठीक है। आप देखोगे सिग्नल्स चेंज हो गए, सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे। यानी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि आपको सबसे अच्छी सेटिंग आपके लिए कौन सी है। हो सकता है आपको जो मैंने सेटिंग बताई है इसके अलावा कोई दूसरी सेटिंग हो, जैसे गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में देखो एक बाई किया, पूरे दिन इसने ट्रेल कराया आपको। यहां पर बाइंग थी 3646 पर, और उसने यहां तक पूरा ट्रेल कराया आपको 1 मिनट पर। ये देखो यहां पर देखो सेल कराया इसने, ये पूरा नीचे का ट्रेंड कैप्चर कराया है इसने। देख रहे हो। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पर 8 और 20 रखा है, 20 20 रखा है, आपकी जो मर्जी हो। आप इसमें 8 20 की जगह 7 और 14 कर लो। यहां कर दिया 7, यहां कर दो 14 जो मैंने बताया, यहां कर दो 8, यहां भी कर दो 8। तो और छोटे छोटे ट्रेड्स मिल जाएंगे। आपने सेटिंग कम कर दी तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे ट्रेड्स आ रहे हैं। स्कैल्पिंग कर लो यहाँ पर, यहाँ पर स्कैल्पिंग के ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। नहीं तो आपने 15 कर दी, 15 कर दी, ये लो अपने हिसाब से ट्रेड करो। ये हाई और लो लेंथ जो है, हमने एक वैल्यूज कुछ रखी हैं जो हम लोकेशन के हिसाब से रखते हैं। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हाई और लो को मार्क करता है ये, कि उसी के हिसाब से ये ट्रिगर देगा आपको कैंडल का, और स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करेगा। ये हाई और लो वो वैल्यूज है। मजा आया? अब तक जो समझाया उसमें मजा आया? हाँ बिल्कुल, आप इसको स्टॉक्स में स्विंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप स्टॉक्स में स्विंग में यूज कर सकते हैं, 60 आवर्स, 60 मिनट्स या 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप इसको स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं एसबीआई में इसको यूज करता हूँ। ठीक है। ये देखो आप स्टॉक्स में भी इसको यूज कर सकते हो। देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम पर ये एचडीएफसी बैंक में सेल का या बाय का सिग्नल दिया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पर है ये। आप चाहो तो 60 मिनट्स पर भी यूज कर सकते हो। स्विंग करना है 60 मिनट्स पर यूज कर लो। ये देखो 60 मिनट के हिसाब से यहाँ से बाइंग थी, 958 से 970 तक गया आवरली टाइम फ्रेम पर। ये देखो ये स्विंग ट्रेड भी आप कर सकते हो। मोटरोला, हाँ अब मेरी तबीयत बेटर है। कल से आपको अपडेट मिलेगा, कोशिश करूंगा मैं कल से लाइव आऊँ। अब बेटर है तबीयत मेरी, पिछले 10 12 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, अब ठीक है। ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको यूज कर सकते हो, 60 मिनट्स पर भी यूज कर सकते हो, और आपको इसका एक स्क्रीनर भी मिलता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर किन किन स्टॉक्स में बाय या सेल का सिग्नल आ रहा है, वो भी आपको ये बताएगा। बढ़िया है, बढ़िया चीज है। अब ये बताओ, अगर आपने इस चीज को डेवलप किया होता तो आप इसको क्या प्राइस रखते इसका? अल्फारॉक्स कल से स्टार्ट हो जाएगा मोटरोला। अगर आपने इस चीज को डेवलप किया होता तो आप इसको क्या प्राइस रखते? मैं मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, आप कोई भी बता दो। ये सिर्फ पृथ्वी ट्रेडिंग व्यू पर चलेगा। ठीक है। ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पर चलेगा।
और इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम यूज करने की जरूरत नहीं है, फ्री वाले वर्जन पर भी आराम से चलेगा। 99 रुपीज पर मंथ में। ऋषिकेश भाई आप ऐसा बना दीजिए, मैं आपको 999 रुपीज पर मंथ दूंगा, लेकिन आप ऐसे ही हाँ बना के ठीक मुझे है। दे दो। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो फिलहाल एक ही रॉक्स इंडिकेटर अगर आप परचेस कर रहे हो, हाँ जब कैंडल क्लोज होगा तभी ट्रेड लेंगे, क्लोजर से पहले ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है कैंडल क्लोज होते होते सिग्नल चेंज हो जाए, क्योंकि कैंडल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो क्लोजिंग जब मिल जाए और तब भी सिग्नल बना रहे तब ट्रेड लेंगे। तो फिलहाल अगर आप इसको परचेस कर रहे हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलता है 11,999 भी। ठीक है, 11,999 में ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। फिलहाल इसमें एक ऑफर चल रहा है रॉक्स 299 का, यानी अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको पड़ जाता है 8,999 प्लस 910 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। तो 9,000 रुपीज में आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप आज